जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पहचान परिवार में। चलिए आज का नया टॉपिक हमारा है प्राकृतिक संबंधित है। आपके वनों के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में जो प्रमुख रूप से वनों के प्रकार हैं, कौन कौन से वन पाए जाते हैं, कैसे पेड़ हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पतियां जो इंपॉर्टेंट है भारत के वन से संबंधित। ठीक है, इसकी चर्चा करेंगे। आप लोग जुड़े रहेंगे, हमारा साथ देंगे और आपका ये टॉपिक आपके एग्जाम में सिलेबस में दिया हुआ है, तो आप लोग तैयारी करते रहेंगे। यूपी टेट के सिलेबस में है और हम इसे पढ़ेंगे। चलिए देखेंगे, आज भारत के वनों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, भारत की प्राकृतिक वनस्पति का परिचय अगर हम दें तो इसमें देख जलवायु और एक उच्चावच जो होता है, स्थलाकृतियां जो होती हैं, पहाड़ी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, तो इन सबसे क्या होती है, वनस्पतियों में भी विविधता आती है। तो इनको हम उनके मतलब कि क्षेत्र के आधार पर बांट के समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लेंगे, भारत में वन जो होता है आपका, भारत का वन ये वर्षा का अनुसरण करता है। वर्षा मतलब जो हमारी मानसूनी वर्षा होती है, ठीक है, तो उससे संबंधित वनों के प्रभाव देखने को मिलते हैं। भारत में एक मतलब जो जलवायु हमारी है कैसी है, मानसूनी है, क्योंकि मानसूनी जलवायु के कारण ही यहाँ पे पेड़ पौधों का विकास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अधिकतर वर्षा वन वाले क्षेत्र में, मतलब हम देखेंगे उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ठीक है, जो वर्षा जहाँ होती है अधिक ज्यादातर, वहां पे कौन से वन पाए जाएंगे, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका। भारत में मुख्य रूप से इसको हम पांच प्रकार के वनों में बांटते हैं। ठीक है, पांच प्रकार के वनों में बांटते हैं, तो इसे पांचों देख लेंगे यहाँ पे मैप में समझेंगे। आप देखेंगे उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन आपका है, पर्णपाती वन है, कटीले वन है, पर्वतीय वन है, मैंग्रोव वन। ठीक है, ये पांच प्रकार के आपके वन है। हम इस मैप में देखेंगे इन पांचों प्रकार को। ये आपका भारत का मैप है। ठीक है, भारत का मैप है। आप यहाँ पे देखेंगे जो सबसे ऊपर देखेंगे यहाँ पे हरे कलर में। ठीक है, ये हरे कलर में जितना भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जो आपका है। ठीक है, और फिर यहाँ पे आप देखें सिक्किम है, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो ये आपके जो हरे कलर के हैं ये आपके कैसे सदाबहार वन है। ठीक, अरे सॉरी, पर्वतीय वन है, पर्वतीय वन है। ठीक है, पर्वतीय वन है, मतलब पर्वतों पे, यहाँ पे हिमालय है। ठीक है, हिमालय का आपका पर्वत श्रेणी है। यहाँ पे कौन से वन पाए जाएंगे, पर्वतीय वन। और यहाँ के जो पेड़ पेड़ होते हैं सबसे लंबे होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे यहाँ पे सिकोया वृक्ष होता है सबसे लंबा। ठीक है, यहीं पाया जाएगा। और इसके थोड़ा सा नीचे आएंगे, आप देखेंगे बहुत सारे पेड़ हैं, देवदार हो गए, स्प्रूस हो गए, ये सब आपके पेड़ हैं। अब देखें सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल में फैला हुआ है आपका वन, ये वाला धानी कलर में देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये जितना भी क्षेत्रफल आप फैला हुआ देख रहे हैं, ये आपके हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन जो होते हैं जिसके पत्ते झड़ जाते हैं। ठीक है, बसंत ऋतु में इसके यहाँ के मतलब जो वृक्ष पाए जाएंगे इनके पत्ते झड़ जाएंगे। ठीक है, इसको कहेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, फिर आप देखेंगे ये वाला क्षेत्र जो राजस्थान का क्षेत्र होता है, राजस्थान, गुजरात, और थोड़ा सा यहाँ देखेंगे आप लोग, ये अर्धचंद्राकार पेटी है। ये महाराष्ट्र के यहाँ से मध्य प्रदेश, इंदौर शुरू होकर महाराष्ट्र से होते हुए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक आता है ये क्षेत्र अर्धचंद्राकार में। ठीक है, तो ये आपके कटीले वन के भाग है। सफेद सफेद जो देख रहे हैं यहाँ मरुस्थलीय टाइप, जैसे यहाँ पे जो जल की मात्रा होती है, वर्षा की मात्रा होती है 70 सेंटीमीटर से कम होती है, जिस कारण से यहाँ पे क्या होता है, पेड़ पौधों की संख्या बहुत कम होती है। जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो कटीले रूप में होते हैं। ठीक है, तो इनको हम कहेंगे कटीले वन, कटीले वन। ठीक है, अब देखेंगे हम यहाँ पे, अब ये पश्चिमी भारत का पश्चिमी, ये देखिए पश्चिमी तट है, थोड़ा सा पूर्वी तट यहाँ देखेंगे, और इस साइड देखेंगे आप लोग पश्चिम बंगाल उड़ीसा का तट है। फिर आप देखेंगे ये पूर्वोत्तर भारत में। ठीक है, आपके पूर्वोत्तर भारत में लगभग अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम को छोड़ के यहाँ पे देखेंगे जितना भी आपका मतलब स्टेट है, वहां पे ये जो वन पाए जाते हैं इनको कहते हैं सदाबहार वन। क्योंकि यहाँ पे देखिए वर्षा का पानी जो होता है 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है। ठीक है, जो वर्षा की मात्रा का पानी है 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है, जिस कारण से क्या होता है कि यहाँ पे जो वन होते हैं वो सदाबहार होते हैं, मतलब हमेशा हरे भरे रहते हैं। ठीक है, तो इस जो पश्चिमी घाट के यहाँ पार्ट है, और फिर आप देखेंगे पूर्वोत्तर वाले राज्य जितने हैं, यहाँ पे सदाबहार वन है, सदाबहार। ठीक है, सदाबहार वन। अब चर्चा करेंगे हम जो मैंग्रोव वन है। देखिए आप मैंग्रोव वन कहाँ बनते हैं, जहाँ पे नदियां डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, डेल्टा बनाएंगी वहां पे मैंग्रोव वन पाए जाएंगे। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे कृष्णा नदी डेल्टा, गोदावरी नदी डेल्टा। ठीक है, आप यहाँ देखें पश्चिम बंगाल के पास देखेंगे यहाँ पे सुंदरवन डेल्टा आपका है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंग्रोव वन
आपके बनेंगे, ठीक है। और गुजरात के कच्छ, यहाँ पे गुजरात कच्छ में भी मैंग्रोव वन पाया जाता है। इन सब जगह पे जो आप देखेंगे यहाँ पे ये आपका मैंग्रोव वन है, मैंग्रोव वन, ठीक है। तो 5 प्रकार के आपके जो वन है ये भारत के मैप में हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। अब इसको एक एक करके हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं एक एक करके। हम पहले बात करेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जिसे हम सदाबहार वन भी कहते हैं, ठीक है, जो हम देखे थे मैप में, जो भारत के पश्चिमी तट से लेके वहां पे ऊपर आप देखेंगे पूर्वोत्तर भारत में, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इसको हम सदाबहार वन भी कहते हैं, ठीक है। आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को भी सदाबहार वन कहते हैं, ठीक है। ये वन की विशेषता यह है कि ये साल भर अपनी पत्तियां नहीं गिराते, ठीक है। जो पतझड़ का मौसम आता है उसमें ये अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं। भारत में वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा कितनी होती है, 250 सेंटीमीटर, 200 से अधिक, ठीक है, 200 से अधिक 250 सेंटीमीटर तक वर्षा जो होती है, तो वहां पे कौन से वन पाए जाएंगे आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या फिर सदाबहार वन, ठीक है, सदाबहार वन। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इनमें देखिए प्रमुख क्षेत्र जो है हम देखे थे कौन कौन से हैं। तो पश्चिमी घाट बताए थे, महाराष्ट्र से लेकर केरल तक आपका पश्चिमी घाट भारत के। पूर्वोत्तर भारत में देखे थे शिलांग पठार जो आपका है, पश्चिम बंगाल का तट, उड़ीसा का तट, ठीक है, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपके देखेंगे। भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पे, ये वाला अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो यहाँ पर भी आपका सदाबहार वन पाया जाता है क्योंकि यहाँ पे वर्षा की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। तो आपके कहाँ कहाँ है, पश्चिमी घाट पे है, पूर्वोत्तर भारत में है, और पश्चिम बंगाल उड़ीसा के तट पे है, तमिलनाडु के तट पे है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और हिमालय का जो तराई क्षेत्र होता है, हिमालय का तराई क्षेत्र आप यहाँ देखेंगे, ये वाला हिमालय का ये तराई क्षेत्र है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सदाबहार वन पाए जाते हैं। आगे इन वनों की विशेषताएं देखेंगे, ठीक है। सदाबहार वन की विशेषता देख लेते हैं। तो ये वन बहुत घने होते हैं, क्या होते हैं, घने होते हैं, लंबे होते हैं, और जिस कारण से सूर्य का प्रकाश जो होता है इनकी धरती तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। इतने घने होते हैं, लंबे होते हैं कि सूर्य का प्रकाश इनकी धरती तक नहीं पहुंच पाता है। इनकी पत्तियां काफी चौड़ी होती हैं, ठीक है, पत्तियां चौड़ी होती हैं, जिससे ये धरती के क्या होता है, जल का वाष्पोत्सर्जन करते हैं। जो जल वाष्पोत्सर्जन, इनकी पत्तियां चौड़ी होने के कारण जल का वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है इनसे, ठीक है। इन वनों में जीवों तथा वनस्पतियों की क्या होती है, विविधता पाई जाती है, मतलब बहुत सारी जनसंख्या होती है इनकी। इन वनों में कठोर लकड़ी, लकड़ी की जो क्वालिटी रहेगा आपका कठोर टाइप का रहेगा, ठीक, कठोर लकड़ियां के वृक्ष पाए जाते हैं। और आर्थिक और इमारती देखिए इनके उपयोग में देखेंगे तो आर्थिक और इमारती उपयोग में प्रयोग किया जाता है। इन वनों प्रमुख वृक्षों की बात करेंगे तो आबनूस है आपका, वृक्षों पूछेगा सदाबहार वन में कौन कौन से वृक्ष आते हैं, तो आबनूस आपका है, एबोनी है, महोगनी है, रोजवुड है, नारियल है, ताड़ है, और बांस, ठीक है, बांस, बांस के वृक्ष, रबड़ है, शिनकोना है, ठीक है, रबड़ का भी पेड़ आपका क्या है, सदाबहार वन में आएगा, शिनकोना है, ठीक है। ये सब आपके प्रमुख रूप से सदाबहार वन के वृक्ष हैं। बात करेंगे पश्चिमी घाट को, पश्चिमी घाट आप देखे थे, पश्चिमी घाट भारत के, पश्चिमी घाट को भी पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, सह्याद्री कहते हैं, क्या कहते हैं, सह्याद्री भी कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, सह्याद्री किसे कहते हैं, तो भारत के पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। और उत्तरी सह्याद्री यानी ऊपर, पश्चिमी घाट में देखेंगे जो सह्याद्री है, सह्याद्री पूरा है नीचे से लेकर ऊपर तक पश्चिमी घाट, लेकिन जो उत्तरी सह्याद्री है वहां पे जो घाट, उस घाट में जो वन पाए जाएंगे उनको शोला कहते हैं, क्या कहते हैं, शोला कहते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे मैप में देख लेंगे बात तब। जो पश्चिमी घाट आप देख रहे हैं ये आपका, ठीक है, तो इसका उत्तरी, यहाँ से लेकर ऊपर वाला उत्तर, नीचे वाला दक्षिण है, तो उत्तर वाले को क्या कहेंगे, शोला कहेंगे, यहाँ के जो वर्षावन होंगे शोला कहते हैं, ठीक है। तो आपका नोट कर लेंगे आप लोग यहाँ पे कि जो ऊपरी पश्चिमी घाट में है वर्षावन उनको क्या कहेंगे, शोला कहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम अगला देखेंगे पतझड़ वन, ठीक है, पतझड़ वन, पर्णपाती वन, मानसूनी वन, ये एक ही के नाम है, चाहे पर्णपाती वन कहे, चाहे पतझड़ वन कहे, चाहे मानसूनी वन कहे, ठीक है। तो आप देखेंगे जो मैप पर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल फैला हुआ जो वन है आपका यही है पतझड़ वन, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अपनी पत्तियां गिराते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है, पतझड़ वन है। और मानसूनी, ये मानसून के आधार पे ही इनका क्या होता है, इनका विकास होता है। समझ लीजिए कि जब मानसून आएगा तो इनका क्या हरे भरे हो जाएंगे, फिर जैसे ही गर्मी मतलब कि होती है शुरू, पत्ते इनके क्या होते हैं, एकदम मतलब कठोर टाइप हो जाते हैं, सूखने लगते हैं। ये सब क्रियाएं इनकी क्या होती है, मानसून पे आधारित है, ठीक है। तो इन्हें पतझड़ वन या पर्णपाती वन भी कहते हैं। ये वन वहां पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा इंपॉर्टेंट है, कितनी होती है, 100 से 250 सेंटीमीटर तक, ठीक है, 100 से 250 या 200 सेंटीमीटर तक कह सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे वार्षिक वर्षा होती है। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल में, ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल में यही मानसूनी वन पाए जाते हैं आपके।
हिमालय का तराई क्षेत्र के अर्थात मध्य प्रदेश से लेकर, ठीक है, हिमालय जो तराई क्षेत्र उसके नीचे आएंगे हम लोग हिमालय के, तो वहां पे भी थोड़ा सा है। उसके बाद देखेंगे मध्य प्रदेश का क्षेत्र है पूरा झारखंड तक, उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु, ये सब क्या है आपके वर्षा, ये मानसूनी वन ही फैले हुए हैं, ठीक है, आपके कहाँ कहाँ तक, उत्तर प्रदेश फैले हैं, झारखंड है, ठीक है, झारखंड हो गया, तमिलनाडु हो गया, सब मध्य प्रदेश पूरे क्षेत्र में आपका मानसूनी वन है। इनके पत्ते क्या होते हैं, झड़ जाते हैं, इसलिए इनको पतझड़ वन भी कहते हैं। आगे है मानसूनी वर्षा वन के कारण यहाँ पर साल भर वर्षा नहीं प्राप्त होती, ठीक है, क्या होती है कि साल भर, जैसे कि क्या होता है कि वर्षा तो ग्रीष्म ऋतु में आप देखेंगे शुरुआत होती है, ग्रीष्म ऋतु के बाद जैसे ही वर्षा ऋतु आती है तो शुरुआत होती है, तो मुश्किल से 4 महीने आपकी वर्षा सही से होती है, ठीक है, तो उसी टाइम क्या होते हैं ये वृक्ष अपने विकास में रहते हैं, अपना ग्रोथ करते हैं, हरे भरे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है वर्षा जैसे ही खत्म होती है तो इनका थोड़ा सा विकास कम हो जाता है, पत्तियां सूखने लगती हैं, ठीक है, होती है। इस कारण से यहाँ पाए जाने वाले वृक्ष क्या होते हैं, सर्दियां बीत जाने के बाद गर्मी आने से पहले अपने पत्ते क्या होते हैं, वाष्पोत्सर्जन, जो पानी को बचाने के लिए, अपने वाष्पोत्सर्जन क्रिया को बचाने के लिए क्या करते हैं, पत्तियां गिरा देते हैं, कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया को बचाने के लिए गर्मी के बाद जो सर्दियां आती हैं, बरसात गर्मी बरसात के बाद सर्दियां आती हैं, तो उसमें क्या होता है पतझड़ मौसम आता है आपका, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं अपनी पत्तियां गिरा देती हैं। प्रमुख रूप से विशेषताओं को देखें तो मुलायम और मजबूत लकड़ियां पाई जाती है, ठीक है, मजबूत और मुलायम लकड़ियां किसमें पाई जाएंगी आपके पर्णपाती वन में। प्रमुख वृक्षों की बात करें तो शीशम हो जाएगा, साल, सागवान, साखू, आम, आंवला, चंदन, ये आपके प्रमुख रूप से क्या है पर्णपाती वन के पेड़ हैं, ठीक है। इन वृक्षों का इमारती प्रयोग में सर्वाधिक होता है, ठीक है, इमारती प्रयोग जैसे खिड़की दरवाजा ये सब बनवाने में, ठीक है, अतः आर्थिक उपयोगिता में सबसे अच्छी है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे चंदन, चंदन मुख्य रूप से कहाँ पाया जाएगा आपका कर्नाटक तथा नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में, ठीक है, चंदन आपका जो पेड़ है आपका चंदन इंपॉर्टेंट है, आपके कर्नाटक और नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। आगे है हमारा कटीले वन तथा झाड़ियां, ठीक है, आप देख कटीले वन देखे हैं हम लोग राजस्थान वाले क्षेत्र में विस्तार रूप से पाया जाएगा, ठीक है, तो ये वन कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, कहाँ पे, जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो वहां पे कौन से वन पाए जाएंगे, कटीले वन पाए जाएंगे। प्रमुख रूप से 2 क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है, 2 क्षेत्र बताए थे हम, राजस्थान वाला देखिए, राजस्थान, पंजाब, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये कटीले वन के वहां पे विस्तार है। और एक आपका दूसरा है वृष्टि छाया प्रदेश, ठीक है, जो अर्धचंद्राकार पेटी हम देखे थे मध्य प्रदेश के इंदौर से लेकर आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले तक, ठीक है, तो ये आपका क्या है वृष्टि छाया प्रदेश है, वृष्टि छाया प्रदेश। आप देखेंगे यहाँ पे मैप में फिर से, ये जो आप अर्धचंद्राकार देख रहे हैं इसी को हम कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश, ठीक है, तो ये आपके मध्य प्रदेश के इंदौर से लेकर आंध्र प्रदेश के कुर्नूल तक फैला हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है कि आपका कटीले वन यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ कटीले वन पाने के कारण क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो आप नीलगिरी पर्वत पहाड़ियां चोटी हैं आपकी, ठीक है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी है, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है, जितने भी श्रेणियां यहाँ पर्वत की हैं ज्यादातर है ना पश्चिमी घाट में, इस कारण से क्या होता है दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ से आता है, तो यहाँ पहाड़ी के इस साइड तो वर्षा करता है लेकिन इस साइड वर्षा नहीं करता, ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पे वर्षा नहीं होती, फिर हवा ऊपर से आगे बढ़ जाती है तो यहाँ वर्षा होती है, और इसी के जस्ट पीछे पहाड़ों के वर्षा नहीं हो पाती है, तो आप लोग समझेंगे कि यहाँ पे इसी कारण यहाँ पे वृष्टि छाया प्रदेश पाया जाता है, जिस कारण से यहाँ वर्षा नहीं हो पाती है, 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, और यहाँ पे कटीले व झाड़ियां वन पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, आप देख लेंगे फिर से, पश्चिमी भारत में कहाँ पे, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है, और वृष्टि छाया प्रदेश में आप देखें मध्य प्रदेश के इंदौर से लेकर आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले तक एक अर्धचंद्राकार पेटी में पाए जाते हैं, ठीक है। पत्तों की जगह कांटे, मतलब कांटे होते हैं, जो इनकी पत्तियां नहीं होती, इनकी पत्तियां की जगह पे कांटे रहते हैं, और इनका जो कांटे रहने के कारण क्या, 2 प्रमुख कारण ये है कि वाष्पीकरण जो करते हैं ये कम करते हैं, ठीक है, पानी की बचत करते हैं और जानवरों की सुरक्षा, ठीक है, जानवर जो यहाँ पे रहेंगे वो इनको खाएंगे नहीं जब कांटे रहेंगे तो। प्रमुख वृक्ष की बात करें तो बबूल, ठीक है, कटीले हैं, खजूर है, नागफनी है, खेजड़ी है, खेजड़ी वृक्ष, बेल, ये सब आपके कटीले वन है, ठीक है, कटीले पेड़ है जो आपके राजस्थान वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलिए आगे देखिए, अब पर्वतीय वन की बात करते हैं, पर्वतों पर पाए जाने वाले वन, ठीक है, हिमालय के ऊपर चलेंगे हम लोग, हिमालय पे, ठीक है, पर्वतों पर पाए जाने वाले वन जो होते हैं वर्षा का अनुसरण न करके ढाल का अनुसरण करते हैं, ठीक है, यहाँ पे वर्षा तो होती नहीं लेकिन ये ढाल का अनुसरण करते हैं, ठीक है, ऊंचाई और घाटी जो होती है उस हिसाब से, ऊंचाई अधिक ऊंचाई पे क्या होता है तापमान में क्या होती है अधिकता आती है, कमी आती है, जिस कारण से वहां पे माइनस टेम्परेचर चला जाता है, थोड़ा सा मतलब माइनस क्या एकदम तापमान क्या होता है ऑटोमेटिक वहां पे गिरने लगता है, इस कारण से वहां पे वनस्पतियों के लिए अनुकूल नहीं होता, वहां पे वनस्पतियां कम उग पाती हैं, ठीक है, जैसे आप बात करेंगे अगर हिमालय की चोटी पे देखेंगे तो वहां पर बर्फ जमी रहेगी, वहां पर वनस्पतियां नहीं पाई जाएंगी, लेकिन जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे देखेंगे कि यहाँ वृक्षों का वनों का विकास होता जाएगा, घाटियों तक आपका वन बहुत विस्तृत रूप में मिलेगा, ठीक है, तो ये कारण है कि ढालों का अनुसरण करते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्या होता है तेजी से गिरावट आती है, ठीक है, इसी कारण ये होता है,
ऊंचाई के साथ क्या होता है, तापमान में तेज गिरावट के कारण क्या होता है, सीमित क्षेत्र में जलवायु में परिवर्तन दिखता है। ठीक है, ऊंचाई के साथ क्या होता है, गिरावट होता है, तो कारण सीमित क्षेत्र में जलवायु का परिवर्तन देखने को मिलता है हमको। चलिए हम आगे देखेंगे हिमालय पे जो वन है उनके विस्तार को देखेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे हिमालय के जो तराई क्षेत्र होते हैं वहां पे हम देखे थे कौन से वन पाए जाएंगे। पहले आप देखेंगे नीचे सबसे देखेंगे पतझड़ वन है, उसके थोड़ा सा ऊपर देखेंगे सदाबहार वन है। फिर जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तो पेड़ों की क्या होती है, वृक्षों की संख्या घटती जाती है। ठीक है, वनों की संख्या में क्या होती है, कमी आती है। तो इस पे हम देख लेंगे यहाँ पे हिमालय पे पर्वतीय वन के बारे में। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे 1500 मीटर तक, ठीक है, मतलब धरातल से चलेंगे हम 1500 मीटर तक देखेंगे सदाबहार वन तथा पतझड़ वन है। ठीक है, उसके बाद आगे जैसे चलेंगे 1500 मीटर से 2500, ठीक है, 2500 मीटर तक आप देखेंगे शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाएंगे, जो आपके देवदार हैं, ओक हैं, बर्च हैं, मेपिल हैं। आप फिर देखें 2500 मीटर से 4500 मीटर तक ऊंचाई जैसे में आगे ऊपर बढ़ेंगे वहां पे कोणधारी वन पाएंगे। ठीक है, कोणधारी शंकु वन, जिसे हम ऐसे आप देखेंगे लंबे लंबे शंकु वन पाए जाते हैं। ठीक है, कोणधारी वन, जिसमें आप देखें चीड़ है, स्प्रूस है, फर है, सनोवर है, ब्लू पाइन, ये आपके कोणधारी वन के एग्जाम्पल हैं। फिर आप देखेंगे 4500 मीटर से ऊपर, ठीक है, 4500 मीटर से 4800 मीटर तक जाएंगे तो टुंड्रा वनस्पतियां पाई जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे इसमें काई है, घास है, लाइकेन है। ठीक है, लीचेन लिखा है, लाइकेन, ये आपकी क्या है, टुंड्रा वनस्पतियां हैं। ठीक है, और फिर आगे देखें जब जैसे ही 4800 मीटर से ऊपर जाएंगे तो कोई वनस्पतियां नहीं मिलेंगी हमको। क्यों? क्योंकि वहां पे इतना तापमान में गिरावट आ जाती है, वहां पर वनस्पतियों के लिए कोई अनुकूलन नहीं बनता, जिस कारण से वहां पे वनस्पतियां नहीं पाई जाती। ठीक है, तो आप इसको ऊंचाई से देख सकते हैं कि 1500 मीटर से जैसे ऊपर चलेंगे तो आपको कौन सा वन मिलेगा, सदाबहार तथा पतझड़ वन। उसके आगे देखें 1500 से 2500 मीटर जाएंगे तो आपको शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन मिलेंगे, देवदार, ओक, बर्च, मेपिल। ठीक है, फिर जैसे और ऊपर बढ़ेंगे 2500 मीटर से 2700 मीटर तक तो कोणधारी वन। फिर उसके ऊपर देखेंगे आप जैसे पहुंचेंगे ऊपर तो वहां पे आपको मिलेगा टुंड्रा वनस्पतियां। ठीक है, फिर जैसे आप चोटी तक पहुंच जाएंगे तो कोई वनस्पतियां नहीं। तो ये आपके वन हिमालय पर्वतीय वन के विस्तार थे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम दक्षिण भारत में पाए जाने वाले पर्वतीय वन। ठीक है, दक्षिण भारत में पर्वत जो श्रेणियां हैं वहां पे जो वन पाए जाएंगे, जैसे नीलगिरी आपकी पर्वत है, वहां पे अन्नामलाई है, पालनी है, पलानी पहाड़ियों में पाई जाती है। यहाँ पे देखें इन 3 पहाड़ियों में कुछ कुछ क्षेत्रों में क्या होता है, शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। शीतोष्ण वन पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, दक्षिण भारत का सोलास कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दक्षिण भारत का सोलास जो हम कहते हैं वो आपके देखेंगे पर्वतीय वन जो आपके दक्षिण भारत में पाए जाते हैं उनको कहते हैं। तो सोलास वन के मुख्य वृक्ष जो आपके हैं लारेल है और मोगनोलिया, क्या है, मोगनोलिया है, लारेल और मोगनोलिया, ये आपके सोलास वन के उदाहरण है। अब देखिए बात करेंगे हम ज्वारी वन की, देखेंगे ज्वारी वन जिसे हम मैंग्रोव वन भी कहते हैं, ज्वारी वन या मैंग्रोव वन। ठीक है, तो भारत में देखेंगे ये तटीय क्षेत्र जहाँ पे नदियां अपना डेल्टा बनाती हैं, उसी के अगल बगल ये वनों का विकास होता है। तो भारत में तटीय क्षेत्र में जहाँ नदियों ने अपना डेल्टा बनाया है वहां ये वृक्ष पाए जाते हैं। क्षेत्र में हम देखेंगे किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो आप देखेंगे गंगा नदी का डेल्टा जहाँ पे है, महानदी का डेल्टा है, ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है, कृष्णा नदी का डेल्टा है, कावेरी नदी का डेल्टा है। ठीक है, और गुजरात के कुछ भाग में आप देखेंगे यहाँ पे देखिए जितने आपके गुजरात के भाग हैं यहाँ पे भी आपको मैंग्रोव वन या ज्वारी वन मिलेंगे। ठीक है, तो मैप में आप देख लेंगे यहाँ पे सबसे देखिए सुंदरवन डेल्टा आपका यहीं बनता है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का संगम जब यहाँ से आगे बढ़ता है तो यहाँ पे आपका सुंदरवन डेल्टा बनता है। तो यहाँ पे आपका सुंदरी वन ज्यादा इसलिए सुंदर वन कहते हैं। ठीक है, तो सुंदरी वन जो आपके यहाँ के हैं वो मैंग्रोव वन के ही एक वृक्ष हैं। इसके बाद यहाँ देखिए महानदी का मुहाना बनता है। ठीक है, कृष्णा नदी का मुहाना यहाँ पे है। जितनी भी नदी आप देखेंगे मुहाना बनाती हैं वहां पे डेल्टा का विक्षेप करती हैं और जिस कारण से वहां पे मैंग्रोव वन का विकास होता है। तो आपका मैप में देख लेंगे यहाँ पे सब है। आगे हम बात करेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का अधिकांश भाग, ठीक है, कहाँ है, बांग्लादेश के अधीन है। ठीक है, तो आपका देखेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा का अधिकांश भाग जो है आपका वो किसके अधीन है, बांग्लादेश के अधीन है। ठीक है, अतः भारत में मैंग्रोव वनों की सबसे अधिक मात्रा अगर पूछे तो आपको गुजरात ही है। ठीक है, गुजरात में ही है। अगर वही बांग्लादेश अगर वो अपना पश्चिम बंगाल देखें कम है, बांग्लादेश का ज्यादा है क्योंकि बांग्लादेश के अधीन है ना, इसलिए आपका गुजरात आएगा। अगर मैंग्रोव वन के बात करेगा तब आपका कौन सा राज्य आएगा, गुजरात राज्य। उसके बाद आंध्र प्रदेश में है गोदावरी नदी तथा कृष्णा नदी के डेल्टा पे। ठीक है, फिर गुजरात में देखेंगे नदी जो डेल्टा पर नहीं है बल्कि ज्वारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज्वारी वन कहते हैं इसको। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, डेल्टा तो नहीं है गुजरात में लेकिन यहाँ पे ज्वारी वन, इसको ज्वारी वन कहते हैं लेकिन मैंग्रोव वन है। ठीक है, गुजरात में। आगे देखिए इन वनों की प्रमुख विशेषता हम देख लेते हैं। तो ये वन समुद्र के खारे पानी में डूबे रहते हैं। अब देखेंगे खारे पानी में ये क्या होते हैं, समुद्र के जहाँ पे नदियों का पानी और समुद्र का पानी मिलता है वहां पे
ये उगते हैं। यहाँ पे देखेंगे इनकी जड़ें जो होती हैं समुद्र में, मतलब पानी में जाती है, फिर वापस निकली रहती है बाहर भी, ठीक है, और ये श्वसन करती रहती हैं जड़ें। इन वनों की जड़ें पानी के बाहर दिखाई देती हैं, लकड़ियां कठोर होती हैं तथा छाल छारी होती हैं। इनकी छाल जो होती है ये कैसी होती है, छारी होती है। वनस्पतियां जो होती हैं मैंग्रोवा, सुंदरी और कैसूरिना, ठीक है, ये प्रमुख रूप से पेड़ हैं। ये आपके मैंग्रोव वन के पेड़ है, मैंग्रोवा, सुंदरी, कैसूरिना, ठीक है। और गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में जो सुंदरी नामक वृक्ष है पाया जाता है, ठीक है। अब देखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र जो आपका डेल्टा है वहां पर सुंदरी नामक वृक्ष जो पाया जाता है, इस कारण उसको सुंदरवन डेल्टा कहते हैं, ठीक है। वन में देखिए बंगाल टाइगर पाया जाता है, यहाँ पे बंगाल टाइगर फेमस है आपका। मैंग्रोव वनों का महत्व की बात करेंगे तो मैंग्रोव वन में सुनामी और चक्रवात से तटों की क्या करती हैं, रक्षा करती हैं। मैंग्रोव वन जो होते हैं तट पे पाए जाते हैं, जिस कारण से सुनामी और चक्रवात से तटों की रक्षा करती हैं। जलीय जीवों की प्रारंभिक क्या होती है, नर्सरी, ये नर्सरी का कार्य करती हैं। नर्सरी एक टाइप से कहेंगे, वहां पे उनके प्रारंभिक अवस्था के लिए जरूरी है। जलीय जीवों के लिए प्रारंभिक नर्सरी का कार्य करती है मैंग्रोव वन आपके। अब देखिए कुछ आगे चर्चा करेंगे, वनों संबंधित संवैधानिक प्रावधान जो दिए गए हैं उसको देख लेंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद 48 ए आपके संविधान में अनुच्छेद 48 ए क्या कहता है, तो ये आपके राज्य नीति के निर्देशक तत्व में आता है, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे कि अनुसार क्या है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा, ठीक है, राज्य में क्या होता है पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश में क्या है वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए, ठीक है, बात कही गई है आपके किसमें, अनुच्छेद 48 ए में आपके नीति निर्देशक तत्व में है ये। फिर आगे देखेंगे 51 ए, अनुच्छेद 51 ए में भी यही बात कही गई है, मौलिक कर्तव्य में आपका आ जाएगा, ठीक है। इसके अनुच्छेद 51 ए में क्या है, प्रत्येक नागरिक को वन और वन्य जीवों के सहित क्या है प्राकृतिक पर्यावरण की क्या है रक्षा और सुधार कार्य करना है, ठीक है। ये आपके अनुच्छेद 51 ए में कहा गया है, ठीक है। फिर आगे क्या है आपके देखिए सातवीं अनुसूची में, ठीक है, सातवीं अनुसूची में भी कहा गया है वन और जंगली जानवरों और पक्षियों के संरक्षण को भारत के संविधान में एक संवर्ती सूची में डाला गया है, ठीक है। संवर्ती सूची में ये आपकी सातवीं अनुसूची जो आपकी संवर्ती सूची संबंधित है, इसमें सूचियों के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो संवर्ती सूची में आप मतलब कि इनके संरक्षण के लिए वन जीवों के लिए जंगलों के लिए क्या है कि इसमें संवर्ती सूची में डाला गया है, आपके कानून ये बनाया गया है इसके लिए, ठीक है। आगे हम देखेंगे वन नीति जो आई थी प्रमुख रूप से उनको देख लेंगे। तो भारतीय वन नीति जो 1952 में आई थी, ठीक है। तो भारतीय वन नीति 1952 में क्या होता, औपनिवेशिक वन नीति का एक सरल विस्तार थी। क्या था, हालांकि यह कुल भूमि क्षेत्र का क्या 1/3 तक वन आवरण बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में बोला गया था, ठीक है। लेकिन इसमें ज्यादा कुछ हुआ नहीं, तो फिर आगे वन संरक्षण अधिनियम 1980 वाला आया, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि निर्धारित किया गया कि वन क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा स्थायी कृषि वानिकी का अभ्यास करने के लिए केंद्रीय अनुमति आवश्यक है, ठीक है। अगर आप कोई मतलब कि वन क्षेत्र में कुछ कृषि कार्य करते हैं तो आपको एक परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अगर उल्लंघन में आप कराते हैं तो आपराधिक रूप से आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये आपका वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत कहा गया था और वन जीवों को बचाने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि यह अधिनियम भी वन संरक्षण के प्रति अधिक आशा प्रदान नहीं किया। फिर आगे और भी आए राष्ट्रीय वन नीति 1988 वाला, ठीक है। तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 वाला जो आपका है, इसमें एक उद्देश्य प्राकृतिक विरासत क्या है, प्राकृतिक विरासत के रूप में क्या है वनों के संरक्षण के माध्यम से क्या होगा पर्यावरणीय स्थिरता और आपकी पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए कहा गया, ठीक है। इसमें आपका पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए कहा गया था। अब देखिए कुछ और भी है संबंधित वन संरक्षण संबंधित कुछ अन्य अधिनियम है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आपका आया था। फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका 1986 में आया था और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2003 में आया था, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम पूछ सकता है कौन सा आपका अधिनियम कब आया था। एक और है अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवास जो करते हैं वहां पे आदिवासी लोग, उनके लिए आया था, ठीक है। तो अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी उनके लिए 2006 में ये अधिनियम आया था, ठीक है। तो इसमें क्या है यह वन निवास अनुसूचित, ठीक है, अनुसूचित जनजातियों और अन्य जो पारंपरिक वहां के वन निवासी हैं उनके अधिकारों के लिए है, ठीक है। वन भूमि पर कब्जे को पहचानने के लिए कि उनकी क्षेत्र मतलब कितना डिसाइड किया गया है उनके लिए निहित करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। और वहां पर वो निवास करें और पीढ़ियों को ऐसे मतलब कि उनको बताएं जंगल के बारे में बचाने के लिए, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम चर्चा करेंगे जैसे कि वनों के रिपोर्ट के अनुसार हम देखेंगे कि इस समय आपके भारत में कितने क्षेत्र में वन है, कितने परसेंट, कौन कौन से राज्य सबसे आगे हैं पीछे हैं, ये सब देखना है, ठीक है। तो क्षेत्र में वृद्धि देखिए, वृद्धि की बात करेंगे क्षेत्र में वृद्धि वनों में, तो भारत का वन क्षेत्र अब तक कितना है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये आपका वन का क्षेत्र है पूरा भारत का। और यह देश के भौगोलिक क्षेत्र जो भौगोलिक क्षेत्र आपका है उसका कितना परसेंट है 21.71% टोटल है, ठीक है। जबकि हम कहा गया है 33% वन का आवरण रहना चाहिए पूरे, ठीक है। तभी पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, 21.71% है। 2019 में 21.67% था, लेकिन थोड़ा बढ़ोतरी हुआ है, ठीक है, ये अधिक हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे
21.67 से 21.71% हुआ है आपका। वृक्षों के आवरण में बात करेंगे तो 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वनों में वृद्धि वनावरण में देखेंगे, वृद्धि अनावरण में देखेंगे तो सबसे अधिक वृद्धि दर्शाने वाले जो राज्य हैं आपके तेलंगाना है, तेलंगाना है 3.707%, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश है 2.22%, ठीक है, और उड़ीसा है 1.04%। ये आपके 3 राज्य प्रमुख रूप से वृद्धि मतलब वनों में किए हैं। फिर वनावरण में सबसे अधिक कमी, कमी की बात करें जब वृद्धि हुई तो कहीं कहीं कमी हुई है, ठीक है। तो कौन कौन से राज्य आगे हैं, पांच राज्य आगे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश आपका है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है और नागालैंड। जितने भी आप देखेंगे पूर्वोत्तर राज्य हैं यहाँ पे आपके भारत के, तो वहां पे क्या है, वनों की कमी आई है, वहां पे वनों के क्या कटाई फिटाई किए होंगे, इसलिए वहां पे कमी आई है। उच्चतम वन क्षेत्र या आच्छादन वाले राज्य बात करेंगे, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे सबसे ज्यादा आपका वन का विस्तार कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है, देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र यही है आपका, ठीक है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश आपका है, अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है और उसके बाद फिर 5वें नंबर पर महाराष्ट्र है आपका। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में अगर वन का आवरण में देखेंगे तो मामले में शीर्ष 5 राज्य जो आपके आएंगे वो आपका मिजोरम सबसे ज्यादा है, ठीक है। भौगोलिक जितना उसका क्षेत्र है, क्षेत्रफल है, उसके हिसाब से उसके मतलब कि पूरे क्षेत्रफल का ज्यादा उसका वन ही विस्तार है, ठीक है। मिजोरम सबसे आगे है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर मेघालय है, फिर मणिपुर है, फिर नागालैंड है, आपके पूर्वोत्तर के ही हैं। लेकिन इसके अभी नई रिपोर्ट में ये सब क्या किए हैं, ये सब जितने भी आपके यहाँ अरुणाचल प्रदेश और मेघालय सब राज्य हैं वनों में थोड़ा सा इनकी गिरावट आई है, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक जो हमारा था प्राकृतिक वनस्पतियों और वनों संबंधित था, जो आपके सिलेबस में दिया है, तो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। आप लोग ऐसे जुड़े रहेंगे, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो ज्यादा शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।